हे भारत स्टूडेंट्स, हमने देखा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिजिक्स के अंदर बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर नाम का जो नाम का जो हमारा टॉपिक था उसका स्टार्टिंग किया था। और उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक आपको पता चला कि क्या है, कि मैटर क्या है, उसकी क्या क्या अलग प्रॉपर्टी रहती है, वो सब। और उसके हिसाब से हम अपना आज का लेक्चर है वो थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले हम जो लास्ट वीक में जो सीखे हैं उसका पहले थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ पहले जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली बात है कि प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि मैटर क्या है। तो मैटर क्या है, कुछ जिसके पास मास है, खुद का वजन है और जो खुद अपनी जगह ऑक्यूपाई करता है स्पेस के अंदर, उसको हम मैटर बोल सकते हैं। अब मास क्या है, तो मास यानी कि क्या, कि उसके अंदर कितना द्रव्य है वो हम उसे ऐसे मास कह सकते हैं। और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यानी क्या, कि कोई भी चीज़ है हमारी, कोई भी पदार्थ है हमारा, तो वो स्पेस के अंदर जो कोई भी जगह वो ऑक्यूपाई करता है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। मान लो कि जैसे कोई क्यूब है, तो उसका क्या होता है वॉल्यूम, कि उसकी जितनी चौड़ाई होती है, जितनी उसकी लंबाई होती है और जितनी उसकी ऊंचाई होती है, वो तीनों का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, तो हमें उसका वॉल्यूम मिल जाता है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वैसे ही कोई भी चीज़ है जो हमें दिखती है, उसके पास कोई ना कोई मास होगा और उसके पास कोई ना कोई उसकी वो जगह है जो स्पेस के अंदर वो ऑक्यूपाई करती होगी, तो उसे हम मैटर कह सकते हैं। फिर हम देखते हैं मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड में क्या था कि वो मैटर क्या है कि फ्लो नहीं कर सकता, उसके पास डिफाइंड शेप है और उसका जो है मास है, लिक्विड है। फिर गैस, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि मैं उसका एग्जांपल बोलता हूँ तो बर्फ, पानी और हमारा वेपर यानी कि वराल, बाष्प जो होता है, वो तीन मेन आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और उसके बाद होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है, वो होती है एक प्रकार की गैसेज, पर उसमें क्या होता है कि आयोनाइज गैस होता है। आयोनाइज यानी कि उसके भीतर कोई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसा प्लस और माइनस विजबार रहता है। उसके बाद हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस की तरह तीनों की कंपैरिजन की थी। फिर ये 6 फेज जो मैंने आपको असाइनमेंट में भी इनमें से 3 सवाल आपको दिया था, फिर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मेल्टिंग यानी सॉलिड से लिक्विड, फ्रीजिंग यानी लिक्विड से सॉलिड, इवेपरेशन यानी लिक्विड से गैस, कंडेंसेशन यानी गैस से लिक्विड, सब्लिमेशन यानी सॉलिड से गैस, और डिपोजिशन यानी गैस से सॉलिड। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस हिसाब से हमने ये सब प्रोसेस के नाम दिए हैं, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। अब उसके आगे चलते हैं तो हमने क्या देखा था, एक एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखी थी, जैसे कि मैंने आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एग्जांपल के जरिए समझाया था। फिर आती है डेंसिटी। डेंसिटी यानी क्या, कि मास पर वॉल्यूम, उसे हम डेंसिटी कहते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको स्पेसिफिक डेंसिटी क्या है उसके भी थोड़ा बहुत समझ दी थी। अब उसकी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में क्या क्या कौन कौन सी आती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है और केमिकल प्रॉपर्टी आती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि कलर, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, अ प्रॉपर्टी दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर विदाउट एनी चेंजिंग। फिर आती है केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब हमने देखा, केमिकल चेंजेस देखा। टाइप्स ऑफ मैटर में हमने देखा था एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर, यानी कि एक जो तत्व है वो अपने शुद्ध स्वरूप में जो मिलता है हम उसे एलिमेंट कहते हैं। कंपाउंड यानी कि हम गुजराती और हिंदी और गुजराती में उसे संयोजन कहते हैं। और मिश्रण यानी कि मिलावट, कोई भी दो पदार्थ है उसकी हम मिलावट करते हैं, जो हमने डिटेल्स में स्टडी की थी। अब उसके बाद हमने मिक्सचर जो थी उसे सेपरेट कैसे किया जाए उसकी भी 2 प्रोसेस की थी, एक तो फिल्टरेशन, डिस्टिलेशन। और हमने सबसे लास्ट में हमने देखा था कि कंजर्वेशन ऑफ द मास, यानी कि जो मास है वो नया बन सकता नहीं है और पुराना है उसे हम डिस्ट्रॉय यानी कि मिटा सकते नहीं है। ओनली क्या कर सकते हैं
कि उसका एक जो स्वरूप होता है, उसका जो एक फेज होता है, उसमें से हम दूसरे फेज में सिर्फ उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये मास कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ से ही बहुत बड़े साइंटिस्ट हमारे आइंस्टाइन ने भी एक फॉर्मूला दिया है कि E इज इक्वल टू mc², मीन्स के E यानी एनर्जी, M यानी कि कोई भी पदार्थ है उसकी मास, और C यानी कि स्पीड ऑफ द लाइट। उस हिसाब से ये मास कंजर्वेशन का लॉ है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हमारा चैप्टर, हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम क्या है? फिजिक्स है। तो हम तो उसमें फिजिक्स ही पढ़ेंगे। तो हमने तो प्रॉपर्टीज दो देखी थी भाई, एक तो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, दो थी। अब हमें जाना है फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स के अंदर हम कौन सी? तो हम दो प्रॉपर्टी के अंदर से हम फिजिकल प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हैं, और आज उसका वो फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है, कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, वो हम एक के बाद देखते रहेंगे। जैसे कि आज एक प्रॉपर्टी देखेंगे, बाद में कोई दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, क्या उसमें चेंजेस होता है वो सब देख लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। फिजिकल यानी उसे मैकेनिकल भी हम बोल सकते हैं। तो उसके अंदर क्या है अब वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है फोर्स आता है। हमें आज पढ़ना है इलास्टिसिटी। वो क्या है जब आएंगे तब आपको पता चल जाएगा, लेकिन पहले हम बात करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद भी पहले हम देखते हैं फोर्स क्या है। फोर्स यानी कि बल। तो फोर्स क्या है? तो हम कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हो, उसे हम धक्का लगाते हैं या अपनी ओर खींचते हैं, चाहे फिर कोई भी माध्यम से हम खींचे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे सकता हूँ कि कोई भारी पदार्थ है को उसको आप धक्का लगाओगे अपने हाथ से। कोई एकदम हल्का सा कागज बागज होगा तो आप उसे मुंह से अपना फूंक मारोगे, तो क्या होगा कि कोई एक पदार्थ है, उसको हम क्या करते हैं? खींचते हैं, दूर फेंकते हैं, दबाते हैं। तो उनसे क्या होता है कि उसका मतलब है हमने उस पदार्थ पर क्या डाला? फोर्स डाला। कोई पदार्थ होता है जो दब जाता है, कोई पदार्थ है जो नहीं दब जाता। अब मैं आपको बोल सकूं कि कौन सा पदार्थ है वो दबेगा, कौन सा पदार्थ है वो नहीं दबेगा। तो हमने अगले लेक्चर में देखा था कि पदार्थ है कोई भी है मैटर, उसका 3 स्वरूप होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में देखा तो उसका डिफाइनाइट शेप है, लिक्विड के पास शेप है लेकिन डिफाइनाइट नहीं है। उसे जिस भी पात्र में हम डालेंगे उस हिसाब से वो अपना शेप गेन कर लेगा। और जो वायु है यानी कि जो गैस है, उसके पास नहीं तो शेप है, नहीं तो कोई उसके पास वॉल्यूम है, डिफाइनाइट है तो तीनों के पास। तो अभी मैं बोलता हूँ कि कोई सॉलिड पदार्थ होगा हमारा, मान लो कि कोई पत्थर है हमारा सॉलिड, तो हम उसे दबाने की ट्राई करेंगे लेकिन वो दबेगा नहीं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने उस पर फोर्स नहीं दिया, फोर्स तो हमने उन पर सबसे ज्यादा दिया था, लेकिन वो पदार्थ की रचना ही ऐसी है कि वो छोटे बड़े फोर्स से दबेगा नहीं। और उस हिसाब से अब हम दूसरा देख लेंगे कि कोई, मैंने अपनी बुक ही ले लो, चलो हमारी जो बुक है, कॉपी है, उसको दबाने की कोशिश की तो वो दब जाता है। और दबने के बाद क्या होता है कि उसका जो शेप था पहले और दबने के बाद जो शेप बना, उसमें क्या आता है? बदलाव आ जाता है, यानी कि हम उसे कहते हैं फोर्स। और जो बदलाव आ गया, पहले पत्थर को फोर्स लगाया तो पत्थर दबा नहीं, और फिर हमने हमारी कॉपी को फोर्स लगाया, हमारी बुक को फोर्स लगाया, तो वो दब गया। और दब जाने के बाद क्या हुआ? उसमें पहले का जो शेप था, उसका पहले का जो आकार था वो कोई अलग था, और दब जाने के बाद का कोई आकार है वो भी कुछ अलग हो गया। मीन्स के वो टेढ़ा हो गया, कुछ हिसाब से टेढ़ा मेढ़ा जो हो गया वो हो गया। तो हमने जो फोर्स लगाया हमारी बुक पे और उसके शेप में जो परिवर्तन आया, तो वैसे फोर्स को हम कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। और जो फोर्स हमने पत्थर पे लगाया,
और जिसकी वजह से उसके शेप में कोई भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आया नहीं, बदलाव आया नहीं, तो हम उसे कहेंगे अनडिफॉर्मिंग फोर्स। फोर्स तो हमने दोनों पे लगाया है। यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई एक गुब्बारा जैसा कुछ है, पहले ऐसा था, फिर हमने उसको दबाया यानी कि फोर्स लगाया। अब हमने दबाया या खींचेंगे, हम उसको पुल भी करेंगे, फिर भी उसका शेप है जो वो बदल जाएगा, तो उसे हम कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। A force which produces change in the configuration of the object on applying it is called the deforming force। यानी कि जो फोर्स है वो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पदार्थ है, उसकी कन्फिगरेशन को चेंज कर देता है, मीन्स के उसके शेप और साइज में थोड़ा बहुत बदलाव ला सकता है या बदलाव लाता है, वैसे फोर्स को हम कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, यहाँ तक। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब बात आती है इलास्टिसिटी, जो हमें पढ़ना है। हमारा टॉपिक का ही नाम है आज का इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी को हम हिंदी में बोलते हैं स्थितिस्थापकता। आपको याद रखना है इलास्टिसिटी और स्थितिस्थापकता अब दोनों में है क्या। तो हम देखते हैं कहीं कहीं कि कोई एक पदार्थ है हमारा, मान लो कि हम पदार्थ में ले सकते हैं, पत्थर ले सकते हैं। चलो पत्थर ही पहले लिया था, अभी भी पत्थर ले सकते हैं। तो मैंने उसे क्या किया, दबाया, नहीं दबा, जोर से दबाया, फिर भी नहीं दबा, मशीन से दबाया, दब गया, टूट गया। ठीक है, टूट जाता है पत्थर। बाद में मैंने क्या लिया, एक रबर लिया। रबर यानी कि जो हम रिंग यूज करते हैं वो वाली रिंग, वो पूछने वाला रबर नहीं, मिटाने वाला रबर नहीं। यानी कि टायर लिया, टायर, 4 व्हील 2 व्हील कोई भी एक टायर लिया हमने। फिर हमें क्या किया, उसने दबाया, वो दब गया, फिर दबाया, फिर दब गया, फिर उनसे भी ज्यादा दबाया, दब गया। लेकिन जब मैंने उस पे से दबान मिटा दिया, यानी कि जो फोर्स मैंने उस पे अप्लाई किया था उसे मैं दूर ले गया, तो वो क्या करेगा, जो हमारा टायर है वो फिर से गोल टायर बन जाएगा। समझ रहे हो। और जैसे दबाया तो दब गया, जैसे हमने फोर्स मिटा दिया तो जो वो पहले जैसा था वैसे बनने की ट्राई करेगा, और थोड़ा बहुत बन भी जाएगा, ज़्यादा बन जाएगा, लेकिन बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पे दो है, एक पत्थर है जो टूट गया, और दूसरा है जो हम रबर है जिसे हमने क्या किया कि एक बार उसे दबाया, फिर से उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स उसके ऊपर लगाया, और वो फोर्स लगाया तो फोर्स की असर के साथ वो दब जाता है, खींच जाता है, जो भी है वो हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स उस पे से हटा दिया, उससे फोर्स दूर कर दिया, तो वो फिर अपनी पहले जैसी पोजीशन में वापस आ जाता है। समझ रहे हो जो बात मैं बोल रहा हूँ। तो वो जो पदार्थ वापस आ जाता है अपने पहले जैसी पोजीशन में, तो किसकी वजह से आता है, तो जो वापस आने की उसका जो पूरी प्रक्रिया है, उसका कोई एक गुणधर्म है, उसे ही हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अब इलास्टिसिटी की डेफिनेशन हम देखते हैं। इलास्टिसिटी क्या है वो आपको पता चल गया कि कोई भी पदार्थ पे हमने अगर फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, और वो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, और उसके बाद हम जब डिफॉर्मिंग फोर्स दूर करते हैं तो जो पदार्थ है वो अपनी पहले जैसी जो अवस्था है वो पूरी तरह से वापस लेने की ट्राई करता है, और पूरी तरह से पहले जैसी पोजीशन में आ जाता है। तो उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी, और हिंदी में और गुजराती में कहते हैं उसे स्थितिस्थापकता, और दूसरा उसे दबनीयता भी बोल सकते हैं। तो अब हम इलास्टिसिटी की डेफिनेशन जो है वो देखते हैं। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच it regain its original configuration after the removal of the deforming force। यानी कि जब भी हम कोई पदार्थ से उसका डिफॉर्मिंग फोर्स दूर कर लेते हैं, उसे हटा देते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है वो फिर से अपना पहले जैसा जो शेप है वो
गेन कर लेता है, यानी कि वो पहले जैसा है वैसा बन जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को, पदार्थ ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। इधर देख लीजिए यहाँ तक, अ सॉलिड हैज अ डिफाइनाइट शेप एंड साइज, इन ऑर्डर टू चेंज और डिफॉर्म द शेप और साइज ऑफ द बॉडी अ फोर्स इज रिक्वायर्ड। इफ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीज slightly, if you are stretch a helical spring by gently pulling its end, the length of the spring increase slightly। अब मान लो कोई हमने स्प्रिंग ले ली है, उसे उसका एक चेड़ा है, उसका जो एक है कोना पीछे का, उसने हमें कहीं पे फिट कर दिया है, या मान लो कि छत पे फिट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, स्प्रिंग का जो नीचे का एंड है वहां से हम खींचेंगे उसको, तो स्प्रिंग है वो खींच जाएगी, यानी कि उसकी लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट व्हेन यू लीव द एंड ऑफ द स्प्रिंग इट्स रिगेन इट्स द ओरिजिनल शेप एंड साइज। फिर हम क्या करेंगे, उसको खींचा, बाद में हम उसे मुक्त कर देंगे, फ्री कर देंगे, तो स्प्रिंग क्या करेगा, उसका वो वापस जो जितनी लेंथ की होगी उतनी लेंथ की वो हो जाएगी, मीन्स के उसका जो ओरिजिनल शेप एंड साइज है वो रिगेन कर लेगा। The property of the body by virtue of the which is tend to regain its the original shape when the applied force is removed। apply force या deformation force, कोई भी लिखो वो चलेगा, कोई भी लिखो आप, is known as the elasticity and the deformation causes is known as the elastic deformation। अब बात करते हैं हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन की। अब हमने ये जो हमारा रबर बैंड है उसने हमने उसे खींचा, फिर छोड़ दिया, तो उसकी ओरिजिनल साइज में वो आ जाएगा। फिर थोड़ा और खींचा, पहले से ज़्यादा खींचा, फिर छोड़ दिया, तो फिर वो अपनी ओरिजिनल साइज में आएगा। लेकिन क्या होगा, जो उसकी ओरिजिनल साइज होगी उसमें और जो बाद में खींचने के बाद जो उसकी साइज होगी उसमें थोड़ा कोई एरर रह जाएगी, यानी कि वो पूरी तरह से अपना पहले जैसा शेप है वो गेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर हमने फोर्स जो है वो ज़्यादा लगाया है। और तो क्या होगा, पहले का जो शेप है और बाद में खींचने के बाद जो शेप बना उसमें से कोई क्या बोलते हैं, उसमें कोई हमको डिफॉर्मेशन दिखता है। डिफॉर्मेशन तो नहीं बोलते, एरर दिखती है, यानी कि पहले जैसा नहीं है, तो उसे हम फिजिक्स की लैंग्वेज में उसे डिफॉर्मेशन बोलते हैं। और डिफॉर्मेशन जो इलास्टिसिटी की वजह से हुआ उसको हम बोलेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन। The deformation cause is known as the elastic deformation. However, if you apply force to the lump of putty or mud, they have no gross tendency to regain their previous shape। मीन्स के हम कोई मड है, कोई मिट्टी है, उसके ऊपर फोर्स देते हैं तो वो फिर से अपना शेप है जो वो रिगेन नहीं कर सकता, तो और वो परमानेंटली क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है। मान लो कि हमने पत्थर को दबाया, पत्थर दब नहीं सकता, जोर से दबाया तो टूट जाएगा, तो टूटा है, फिर हम क्या फोर्स उससे रिमूव कर लेंगे तो क्या वो वापस जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा, तो फिर वो टूटा ही टूटा रहेगा, जब भी हम देखेंगे वो टूटा ही रहेगा। तो उसको बोलते हैं हम परमानेंटली डिफॉर्मेशन, मीन्स के वो परमानेंटली उसका शेप है जो वो डिफॉर्म हो गया। सच एज आर कॉल्ड प्लास्टिक एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, यानी कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक यानी जो हम मटेरियल यूज करते हैं वो प्लास्टिक नहीं, वो वाला प्लास्टिक नहीं। प्लास्टिसिटी यानी क्या है, जैसे इलास्टिसिटी है उसका बिल्कुल अपोजिट है वो प्लास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी में क्या होता है कि अपना जो पोजीशन है वो वापस ले लेगा, फिर से वो अपना जो पहले जैसा शेप है वो गेन कर लेगा। लेकिन प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, कि जैसे कि हम अपना पत्थर मान लें तो उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी।
ठीक है, यहाँ तक देखेंगे। द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल प्लेज एंड द इम्पोर्टेंट रोल इन द इंजीनियरिंग डिजाइन। कि इलास्टिसिटी की यूज कहाँ पे होती है, तो इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा उसकी यूज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, व्हाइल द डिजाइनिंग अ बिल्डिंग, हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो नॉलेज ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल लाइक स्टील, कंक्रीट इज एट etc is the essential. The same is true in the design of the bridges, automobiles, ropeway, etc. अब कोई भी है, कोई भी मटेरियल आप ले लो तो उसके अंदर थोड़ी ना बहुत इलास्टिसिटी होगी, क्या तो वो इलास्टिक होगा या तो फिर वो प्लास्टिक होगा। तो इलास्टिक और प्लास्टिक का हमको पता चल जाए, मान लो कि रबर की रिंग है, उसे हम 5 न्यूटन फोर्स देते हैं तब तक वो खींच जाती है, बाद में अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले सकती है। हमने 5 की जगह उसे 7 न्यूटन फोर्स दिया तो वो खींच तो जाती है, लेकिन जब हम फोर्स रिमूव करते हैं तो वो पहले जैसी, वो फिर बाद में पहले जैसी बनने की ट्राई करती है लेकिन बन नहीं पाती है, तो उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है। और अब हम मान लो कि 7 की जगह हमने उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो जो रिंग है वो टूट भी सकती है ना। ऐसे तो नहीं है कि जितना भी खींचो खींचेगी, टूट भी सकती है और टूट भी जाती है। तो वो सब हमको नॉलेज रहता है कि मान लो कि हमें वो रिंग को कहीं पे यूज़ करना है तो हमको पता चल गया कि 10 न्यूटन की फोर्स पे वो टूट जाता है, तो हम वहाँ पे उसे वहीं यूज़ करेंगे कि जहाँ पे हमको 10 न्यूटन के नीचे का हमको फोर्स वहाँ पे आता हो, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। वैसे ही हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, बिल्डिंग के अंदर यूज़ होता है कंक्रीट, स्टील, वो सब यूज़ होता है। तो हमें उसकी जो इलास्टिसिटी मालूम रहती है तो हम उस हिसाब से वो बिल्डिंग की डिज़ाइन कर सकते हैं। और उस डिज़ाइन में ये इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी है वो बहुत मायने रखती है। वो उसका एक एक जो पॉइंट के बाद एक एक जो फिगर आता है वो भी उसमें कंसिडर की जाती है। और उस हिसाब से कोई ब्रिज बनाओ, ऑटोमोबाइल्स में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी इलास्टिसिटी का बहुत बड़ा यूज होता है। अब हम चलते हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड की ओर से। तो उससे पहले हमारा ये तो हो गया, तो ये पार्ट में क्लोज कर दो। इलास्टिसिटी क्या है वो आपको पता चल गया होगा। अब आता है इलास्टिक लिमिट। मैंने अभी आपको बताया कि हमने कोई रबर बैंड को खींचा है, मान लो कि 5 न्यूटन फोर्स पर खींचा, वापस आ जाता है, 7 न्यूटन फोर्स पर खींचा, वापस आ जाता है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत डिफॉर्मेशन रह जाती है। और हमने 10 न्यूटन फोर्स पर खींचा तो क्या होता है, वो टूट जाता है। तो जो 10 न्यूटन वाला फोर्स है उसे हम कहेंगे उसकी इलास्टिक लिमिट, मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट कहेंगे, अथवा तो उसे हम हमारा ब्रेकिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि टूट जाता है। अब जो 7 किलो न्यूटन वाला फोर्स है कि जहाँ तक हमने 7 और 5 किलो न्यूटन, अब रबर बैंड को मैंने खींचा 5 न्यूटन तक उसे खींचता हूँ तो पहले जैसा था, फोर्स हटाने के बाद भी वैसा ही सेम टू सेम हो जाता है। और 7 किलो न्यूटन में खींचा तो पहले जैसा था वैसा नहीं होता है, उसमें कोई डिफॉर्म रह जाता है। तो हमारा मटेरियल है प्योर इलास्टिक कहाँ तक हुआ कि 5 न्यूटन तक प्योर इलास्टिक हुआ, मान लो। यानी कि 5 किलो न्यूटन का फोर्स हम उस पर लगाएंगे तो वो क्या होगा, खींचेगा और फिर से वापस पहले था वैसा हो जाएगा। तो उसे हम कहते हैं हमारी इलास्टिक लिमिट। मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, कि जहाँ तक वो अपनी साइज कंप्लीटली पहले जैसी साइज को रिगेन कर सकता है, उस पॉइंट को और उस फोर्स को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। फिर आता है 7 न्यूटन वाला, तो उसे हम कहते हैं डिफॉर्मेशन, क्योंकि वो पहले जैसा वापस नहीं हुआ, उसमें कोई एरर रह गई, क्या तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसे
तो वो हो जाता है हमारा डिफॉर्मेशन। और 10 किलो न्यूटन की बात रही तो वहाँ पे हमारा जो रबर है वो तो टूट ही जाता है, तो उसे हम ब्रेकिंग कह सकते हैं। तो अब डेफिनेशन देखते हैं। इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट ऑफ द डिफॉर्मेशन फोर्स अप टू विच इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव, हम वो फोर्स रिमूव कर देते हैं तो बॉडी रीगेन इट्स द ओरिजिनल फॉर्म कंप्लीटली, and beyond which if the deforming force is increased the body lose its property to the elasticity। समझे क्या होता है कि वो एक लिमिट है फोर्स की कि जहाँ तक मैक्सिमम लिमिट मैक्सिमम फोर्स वहाँ तक हम डालेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीटली फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन है वो एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन उनसे हम हल्का सा भी ज़्यादा फोर्स डालेंगे तो वो परमानेंटली डिफॉर्मेशन में चला जाएगा, बाद में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन है वो गेन नहीं कर सकेगा। तो जो हमारा मैक्सिमम लिमिट आया, मैंने आपको एग्जांपल दिया जैसे कि 5 न्यूटन, तो जो 5 न्यूटन है वो हमारा इलास्टिक लिमिट हो गया। अगर हमने 5.1 न्यूटन भी फोर्स दिया तो जो है वो डिफॉर्म हो जाएगा हमारा रबर। तो मैक्सिमम लिमिट का जब वापस जा सकता है उस लिमिट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्लियर है यहाँ तक इलास्टिक लिमिट क्या होता है? अब हम आगे चलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, यानी कि इलास्टिक है लेकिन परफेक्ट कौन है, उसमें भी परफेक्शन कौन है, किसका है। जैसे बॉलीवुड में सब बोलते हैं कि आमिर खान का परफेक्टनेस ज़्यादा है, तो वैसे हमारी इलास्टिक में भी कोई होगा। मान लो कि अब आप लोग समझ लो, आपने रबर को भी खींचा और कोई स्टील है हमारा लोखंड है उसको भी खींचा, दोनों अपनी पोजीशन वापस ले सकते हैं अमुक इलास्टिक लिमिट के अंदर। तो दोनों में से परफेक्टली कौन वापस आया, परफेक्टली कौन अपने पहले जैसा हुआ, तो इसका होता है परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। तो दोज बॉडी विच regain its original configuration immediately and completely after the removal of the deforming force are called a perfectly elastic body, that is quartz, phosphorus, bronze। ये हो गया हमारी इलास्टिक बॉडी के जो पहले जैसा अपना शेप एंड साइज फिर से कंप्लीटली वापस ले सकता है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ जो हमारे असाइनमेंट में आपको सबमिट करना होगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉर्मेशन। हुक्स लॉ भी आपने पढ़ा नहीं, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। ठीक है, एंड स्ट्रेस तो अभी पढ़ा नहीं तो इसे मैं अभी मिटा रहा हूँ। तो आपको 2 क्वेश्चन का जो है वो आंसर देना पड़ेगा। कौन कौन सा है कि डिफॉर्मेशन क्या है, आप क्या समझे डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन के साथ साथ हम दूसरा भी ऐड कर लेते हैं कि इलास्टिसिटी भी क्या है, आप क्या समझे इलास्टिसिटी में। तो आपको ये 2 क्वेश्चन के आंसर मुझे असाइनमेंट पे देना है। और एक बात आप समझ लीजिए, अगर मैंने शनिवार का आपका असाइनमेंट जो है मैंने अप्रूव कर दिया है और सैटरडे शाम को नया लेक्चर वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन पे नया असाइनमेंट अपडेट हो जाता है, तो उसे आपको संडे का असाइनमेंट जो होता है उसे आपको अटेंड, वो जो हमारा लेक्चर है वो अटेंड करने के बाद ही देना पड़ेगा, वैसा नहीं कि आप आगे से हमें दे दो। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर और यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम जोएंगे कि प्लास्टिक बॉडी क्या है। चलो प्लास्टिक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी देख ली, अब परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी भी देख लेते हैं। दोज बॉडी which does not regain its original configuration at all of the removal of the deforming force। तो प्लास्टिक क्या होता है,
अभी ये वाला प्लास्टिक है वो तो एक एग्जाम्पल तौर पे मैंने रखा हुआ है। प्लास्टिक यानी क्या होता है कि कोई पदार्थ है उस पर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और बाद में वो फोर्स मिटाने के बाद वो अपना पहले जैसा शेप गेन नहीं कर सकता, उसे हम प्लास्टिक कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है पुट्टी, प्रेफरिंग, वैक्स एक्स्ट्रा। ये हमारा है परफेक्टली रिजिड का बॉडी का क्वार्ट्स, फॉस्फरस, ब्रॉन्ज, ETC। तो आपको यहाँ तक हमारा लेक्चर आज का यहाँ तक रखते हैं। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हो और कल से यानी कि नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय भारत।